नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। पहले समाचार लोकसभा से। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कहा कि संविधान बचाने के नाम पर दिल्ली और देश में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। देश की चुप्पी कभी न कभी रंग लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की पिछले 70 साल की राजनीति को लेकर उस पर हमला किया और कहा कि इस राजनीति के कारण कोई भी कांग्रेसी नेता आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान बचाने की बात कांग्रेस को दिन में 100 बार बोलनी चाहिए। ये तो उनका मंत्र होना चाहिए। जितनी बार आप संविधान बोलेंगे, कुछ चीज़ें आपको अपनी गलतियों का एहसास करा देंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जो प्रभावित लोग हैं, भारत में बसने के लिए आए हैं, ये नागरिकता मिलने के अधिकारी हैं और अगर इनके लिए कानून अनुकूल नहीं है तो कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। लोकसभा में करीब 100 मिनट के अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पंडित नेहरू हिंदू मुस्लिम भेद करते थे? क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को किसने रौंदा? संविधान में सबसे अधिक संशोधन कौन लाया? किसने अनुच्छेद 356 को सबसे अधिक बार लागू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर भारत का मुकुट मणि है। कश्मीर की पहचान सूफी परंपरा और सर्वपंथ संभाव की रही है। कश्मीर की पहचान बम, बंदूक और अलगाववाद की बना दी गई थी। 19 जनवरी 1990 की उस काली रात में कुछ लोगों ने कश्मीर की पहचान को दफना दिया था। चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ देश की 130 करोड़ जनता से कहना चाहता हूं कि CAA से हिंदुस्तान के किसी नागरिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या चाहे कोई और हो। उन्होंने कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों को इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। जिन लोगों को देश की जनता ने नकार दिया है, जिन्हें घर भेज दिया है, वे ऐसी बात कर रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनौतियों को चुनौती देते हुए समस्याओं का समाधान निकालने के लिए दीर्घकालिक नीति के तहत काम किया है, जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। इससे वित्तीय घाटा एवं महंगाई पर अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की भारत से जो अपेक्षा है, अगर हम चुनौतियों को चुनौती नहीं देते, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाते और अगर हम सबको साथ लेकर चलने की गति नहीं दिखाते तो हमें लंबे अरसे तक समस्याओं से जूझना होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भी आप लोगों के रास्ते पर चलते तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश से अनुच्छेद 370 नहीं हटता। अगर आपके तौर पर चलते तो मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की तलवार आज भी डराती। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वो उनकी सोच के साथ चलते तो राम जन्मभूमि आज भी विवादों में रहती, करतारपुर साहिब गलियारा कभी नहीं बन पाता और भारत बांग्लादेश विवाद कभी नहीं सुलझता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्यों से कहा कि आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी हैं। लोकसभा में आज 2020-2021 के केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू हुई। बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार आर्थिक मंदी की आड़ में कुछ पूंजीपतियों के हितों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस हुआ है और सरकार जुकाम की दवा दे रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक तनाव और आर्थिक विकास साथ साथ नहीं चल सकते। ऐसे में सरकार CAA, NRC और NPR लाकर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान नहीं कर सकती। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के जयंत सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को अरबपति राज से बाहर निकालकर जनता के राज में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नई सोच के साथ काम करना होगा और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जयंत सिन्हा ने कहा कि GST संग्रह में बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि अर्थव्यवस्था सही दिशा में बढ़ रही है। द्रमुक्की कनिमोझी ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग, गरीबों के लिए रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं और लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। मनरेगा, बाल कल्याण के आवंटन में कमी की गई है। शून्यकाल में कांग्रेस के EB ईडेन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जनवरी के पहले सप्ताह में छात्रों पर बाहरी लोगों द्वारा किए गए हमले के मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की। भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती ने राजस्थान के सीकर में गत 27 जनवरी को 14 वर्षीय बालिका के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में उचित जांच कराकर दोषियों को दंड दिलाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने वाराणसी की तर्ज पर कोलकाता में गंगा के सौंदर्यीकरण के लिए सहायता देने
और वहां स्वामी विवेकानंद की बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल की तरह लगाने की मांग की। अब समाचार राज्यसभा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताते हुए आज राज्यसभा में कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर सरकार समस्याओं के समाधान के लिए सतत प्रयासरत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर चर्चा के दौरान कोई सकारात्मक सुझाव नहीं देने के लिए कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि उच्च सदन से मेरे जैसे नए सदस्यों को मार्गदर्शन की अपेक्षा थी, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी। ऐसा लगता है कि आप जहां ठहर गए हैं वहां से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान 5 अगस्त 2019 को हटाए जाने के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर जो भी फैसले किए गए वे व्यापक चर्चा के बाद किए गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए 5 अगस्त 2019 का दिन काला दिन नहीं, बल्कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों के लिए ये काला दिन साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 18 महीनों में 3.30 लाख घरों को बिजली के कनेक्शन मिले, 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत गोल्ड कार्ड मिले, 1.5 लाख बुजुर्गों दिव्यांगों को पेंशन मिली। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे संविधान खतरे में के आरोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस वक्तव्य का स्मरण करना जरूरी है जिसमें उन्होंने कहा था कि तेलंगाना के मुद्दे पर सतत आंदोलन से भारत में लोकतंत्र को खतरा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले किसी से पूछा गया था। उन्होंने कहा कि सदन में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस तरह पारित किया गया था ये सबको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश गर्व कर सकता है कि ब्रू जनजाति के 29,000 लोगों को सम्मान के साथ जीने का हक मिला है। इसके लिए हुआ बोडो समझौता ऐतिहासिक महत्व का है। भोजनावकाश के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए भाकपा के विनय विश्वम ने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है और CAA NPR के जरिए ध्यान बांटना चाहती है। कांग्रेस के विप्लव ठाकुर ने कहा कि आज देश जिन 2 समस्याओं बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है उसके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भाजपा के नारायण राणे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन कामों को पूरा करने का प्रयास किया है जो पिछले 70 साल में नहीं किए गए। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में विकास की तस्वीर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उन्होंने इसे नीरस, निराशाजनक और ज़मीनी हकीकत से दूर बताते हुए कहा कि इसमें बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली और देश के चिंताजनक आंतरिक हालात का कोई जिक्र नहीं है। भाजपा के प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के कल्याण को अपनी प्राथमिकता मानकर काम किया है। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में ऐसे कई काम हुए हैं जिनकी बरसों से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि देश को सर्वोपरि मानते हुए सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। RPI के रामदास अठावले ने अभिभाषण का समर्थन करते हुए कहा कि राजग सरकार की प्रवृत्ति समाज को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की है। कांग्रेस सदस्य KVP रामचंद्र राव ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने की कोशिश कर रहे चीन में भारतीय मिर्च का निर्यात रोके जाने की वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों की परेशानी का मुद्दा उठाया। भाजपा के डॉक्टर विनय P सहस्रबुद्धे ने दिव्यांगों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दिव्यांगों को आर्थिक सुविधा के लिए दिव्यांग वित्त आयोग बना है, लेकिन बैंकों में औपचारिकताओं में समय लगता है। दिव्यांगों के लिए रैंप भी उचित तरीके से नहीं बनते हैं, उनके लिए तय की गई कई रिक्तियां नहीं भरी गई हैं। तृणमूल कांग्रेस के मानस रंजन भुनिया ने सरकार से एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग रोकने की मांग करते हुए इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाने की मांग की। राजद के प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश के करीब 13 लाख शिक्षक बदहाल हैं और उत्तर प्रदेश में तो 69,000 शिक्षक अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कांग्रेस के P भट्टाचार्य ने वनवासियों से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वन अधिनियम और उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के बाद भी अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है। भाजपा के विजयपाल सिंह तोमर ने शून्यकाल में पेयजल के प्रदूषित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कैंसर, तपेदिक और अन्य बीमारी के मामले प्रदूषित पेयजल की वजह से बढ़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के अहमद हसन ने पानी में आर्सेनिक पाए जाने और उससे मानव शरीर पर गंभीर खतरा होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने शून्यकाल में कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर
खास तौर से आर्सेनिक प्रभावित हैं। देश में कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यसभा में बृहस्पतिवार को भाजपा के महेश पोद्दार ने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जागरूकता अभियान चलाएं। भाजपा के ही संजय सिंह ने पुलिस बल में खाली पड़े पदों को भरने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि देश में पुलिस बल में 5.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। बीजेडी की सरोजनी हेम्ब्रम ने ओडिशा में 2023 में होने जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप स्पर्धा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राउरकेला स्थित बीजू पटनायक स्टेडियम में होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि स्टेडियम की साज सज्जा की जाए और केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। IUML के अब्दुल वहाब ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों के समावेशी विकास की सिफारिश की गई है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद उनकी हालात में बदलाव नज़र नहीं आता। सपा के विश्वंभर प्रसाद निषाद ने नदियों के अवैध खनन का मुद्दा विशेष उल्लेख के जरिए उठाया। वहीं भाजपा के डॉक्टर विकास महात्मे ने आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं का मुद्दा उठाया। इसके साथ संसद समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।